किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तार से चर्चा और साथ ही आपकी समस्याओं का, आपकी आशंकाओं का भी समाधान इसी मंच से होता है। तो आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का विषय मत्स्य पालन, शीत ऋतु में जल कृषि के अवसर। मत्स्य पालन और शीत ऋतु में किस तरीके से हमारे किसान जल कृषि यानी मछली पालन के अलावा भी अगर वो मान लीजिए झींगा पालन करते हैं या उससे जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें संपर्क कैसे करें? संपर्क करने का तरीका बहुत आसान है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और वीडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो कि आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेगा, 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें, 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें अपने सवाल टेक्स्ट के माध्यम से या फिर वॉइस मैसेज करके हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं और चाहे तो अपने वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, यानी वीडियो का जो सवाल है उसका वीडियो बनाइए और इस पर भेजिए। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो अगला 1 घंटा आपके लिए है। आप कॉल करें, आप अपने सवाल हमें चाहे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें या फिर वीडियो बनाकर भेज दें। लाइव हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आज के विषय से जुड़े हुए 2 मेहमान हमारे साथ रहेंगे। एक जो पहले हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो जो हमारा विषय है यानी मत्स्य पालन और शीत ऋतु में जल कृषि के अवसर, इस पर आप हमारे दर्शकों की मदद करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि कैसे वो जो सर्दियों में खास तौर पर वो किसान जो कि मछली पालन करते हैं वो जानते हैं कि बड़ा मुश्किल समय होता है किसानों के लिए, मछलियों के लिए भी। तो कैसे इसे आप इसका प्रबंधन करें और मछलियाँ स्वस्थ रहें, किसी तरह का आपको आर्थिक नुकसान ना हो। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं बातचीत की। सबसे पहले मत्स्य पालन, कहते हैं कि सर सर्दियों का मौसम बड़ा चैलेंजिंग होता है। जल कृषि की बात कर लें, चाहे वो मछलियाँ हो या मछली पालक हो, दोनों के लिए कैसे? जी बिल्कुल सही है। और इसको विस्तार से जानने से पहले हमें ये आवश्यक है कि ये क्यों होता है। जी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मछलियों में ये कोल्ड ब्लडेड हैं, तो इनमें कोई अपने अंदर कुछ अंदरूनी इस तरह का आर्गन नहीं होता जिससे ये तापक्रम को नियंत्रित कर सके। अतः इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम जो तालाब है उसका वातावरण किस तरह से इनके अनुकूल रखें जिससे इन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उसमें सर्वप्रथम हमें ये करना चाहिए कि जो तालाब है वो 2 मीटर गहरा होता है। जी। और उस तालाब में लगभग 1.5 मीटर तक प्रतिदिन कुछ न कुछ जितनी
तालाब में पानी की मात्रा कम हो उतना पानी ऐड करते रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि तालाब का ऊपरी सतह जो होता है वहां पर तापक्रम काफी तेजी से कम हो जाता है, जबकि नीचे उससे ज्यादा तापमान रहता है और मछलियां नीचे चली जाती हैं। जब हम रोज ताजा पानी डालते रहेंगे तो हमारे तालाब का तापक्रम अच्छा होगा और मछलियों को किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखें कि मछलियों को हम जब पालते हैं तो हमें उसमें कुछ बहुत आवश्यक अवयव हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा को हमें प्रचुर मात्रा में बनाए रखना चाहिए, 7 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम अपने तालाब में पानी का तापक्रम भी नियंत्रित करते रहें, ताज़ा पानी डालते रहें और किसी प्रकार से जो हम भोजन इत्यादि देते हैं वो अधिक मात्रा में ना होकर नीचे ना बैठने पाए, जिससे हमारे कार्बनिक पदार्थ जो जमा हो जाते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। तभी हम अच्छी तरह से शरद ऋतु में मछली का पालन कर सकते हैं और उससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रजातियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा हार्डी होती हैं। जी सर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं और जो चुनौतियां आती हैं इस मौसम में उनको कैसे दूर करें, तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और अपनी सूझबूझ से हमारे किसान, हमारे मछली पालक उचित तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इस पर हम बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। पर है। मछली उत्पादन 2013-14 के 96 लाख टन से 104% बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। 2015 में लक्षित नीतियों के बाद से सरकार ने विभिन्न योजनाओं में 38,572 करोड़ रुपए के संचयी निवेश को मंजूरी दी है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मछली उत्पादन बढ़कर 195 लाख टन हो गया है। इस क्षेत्र में 8.74% की दर से वार्षिक वृद्धि हो रही है। ऐसे में मछली पालन और जलीय कृषि के महत्व को देखते हुए सरकार भी इसे खूब बढ़ावा दे रही है। इसका लाभ लेते हुए मछली पालक भी सर्दियों में मछली पालन और जलीय कृषि के अवसरों का उपयोग अपनी आय को बढ़ाने में कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तालाबों का तापमान जैसे जैसे गिरता है, वैसे वैसे मछलियों की गतिविधि, भोजन लेने की क्षमता और बढ़वार प्रभावित होती है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सुबह और शाम एरेटर्स चलाकर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही भोजन के संतुलन को बनाए रखने से मछलियां सक्रिय रहती हैं और ठंड का असर कम होता है। साथ ही अगर प्रजाति और तकनीक सही चुनी जाए तो नुकसान के बजाय स्थिर उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता मिल सकती है। मछली पालक सर्दियों के लिए उपयुक्त प्रजातियों को पाल सकते हैं, जैसे कॉमन कार्प। इस प्रजाति में ठंड सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। ग्रास कार्प, ये प्रजाति कम तापमान में भी जीवित रहती है। ट्राउट, जो कि ठंडे पानी के लिए सबसे उपयुक्त रहती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। मागुर प्रजाति को नियंत्रित टैंक या बायोफ्लॉक में पाला जा सकता है। रोहू, कतला जैसी भारतीय कार्प सर्दियों में धीमी बढ़ती है, पर सही देखभाल से पाली जा सकती है। वहीं जलीय कृषि की बात करें तो जलीय कृषि पानी में रहने वाले जीवों और पौधों की खेती है, जिसमें मछली, झींगा, शैवाल और कमल आदि शामिल है। जलीय कृषि मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री पानी में अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों में की जाती है। मछली पालन जलीय कृषि का सबसे आम रूप है। साथ ही झींगा पालन भी मुनाफे का सौदा है।
झींगा पौष्टिक आहार के रूप में खाया जाने वाला जलीय प्राणी है। मछली पालन और जलीय कृषि के अवसरों को देखते हुए सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं, जैसे मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि की घोषणा सबसे पहले 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसे मत्स्य पालन विभाग द्वारा 2018-19 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। ये निधि समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कितना महत्वपूर्ण है मछली पालन हमारे देश के लिए, और जल कृषि को भी हम देख रहे हैं कि कितना विस्तार लगातार मिल रहा है। ये हमारे उन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिन वो इलाके जहाँ पर मिट्टी में उतनी उर्वरता नहीं है, वहाँ तालाब बनाकर हमारे किसान मछली पालन कर रहे हैं। तो सर, अब मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हम तालाब से शुरुआत करते हैं, उन किसानों की बात करते हैं जो तालाब से मछली पालन करते हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? एक तो ये कि पीएच मान कितना होना चाहिए, और सर्दी के टाइम पर तालाब में कैसे वो देख रेख करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को ऐसी मृदा में तालाब का निर्माण कराना चाहिए जहां पर 90% अच्छी मृदा हो जी जी। और 10% कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि हो, जिससे पानी रिसने की समस्या ना हो। इस प्रकार की मृदा को क्ले मृदा कह सकते हैं। और ऐसी जगह हो जो जगह ढलान लिए हुए हो। जब भी हम कुछ इस तरह की समस्या, बीमारी इत्यादि की आए तो पानी को आसानी से निकाल कर और दूसरा ताज़ा पानी भर सकें। दूसरी चीज़ यह है कि हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की मात्रा को बराबर बनाए रखना है। मेन जो समस्या आती है ऑक्सीजन के कम होने पर आती है। ऑक्सीजन अच्छी तरह बनाए रखने के लिए हमारे पास इस समय एरिएटर्स हैं, जिसे कोई भी किसान भाई 25,000 से 30,000 रुपए में खरीद कर अपने तालाब में लगा सकते हैं, और उसका विद्युत से कनेक्शन करने के बाद 2 से 3 घंटे यदि प्रतिदिन चलाते हैं तो ऑक्सीजन की घुलित मात्रा बढ़ जाएगी, और 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ऑक्सीजन होने पर मछलियों के वृद्धि पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा रहे। ऑक्सीजन बढ़ाने का दूसरा सरल तरीका है कि तालाब में जो हम पानी भरते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से पाइप में छेद करके लगा दें, जिससे पानी थोड़ा ऊपर से फौहारे नुमा होकर के गिरे, तब भी ऑक्सीजन की घुलित मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा हम लोग बत्तख का भी उसमें अगर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करते हैं मछली के साथ समन्वित पालन, तो बत्तख भी हम जो 300 बत्तख के आसपास 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए रखते हैं जी जी, उन्हें भी हम थोड़ी देर के लिए तालाब में छोड़ दें तो वो भी अपने तैरने के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार से अगर हमें अधिक उत्पादन लेना है तो बिना एरिएटर और बिना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाए तालाब में अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा सकता। साथ ही साथ बीमारी इत्यादि से बचने के लिए भी हमारे तालाब के ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत सरल है। तीनों में से किसी एक उपाय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि इनमें भी मान लीजिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो किसान भाई अगर 2-3 लोग एक तालाब में डंडा लेकर के पानी को पीटने लगें तब भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे पास तमाम सरलतम तकनीकी हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं और अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि बताया। उस पर आए हम। एक बार ये मुझे बता दीजिए कि किसान कैसे समझें कि और क्या कोई विशेष घंटे हैं जिस वक्त ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तालाब में, उसके क्या संकेत मिलते हैं? तालाब में जब भी ऑक्सीजन कम होगा तो मछलियां तालाब में आ करके ऊपर बुलबुले लेती हुई दिखेंगी जी। इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। प्रायः ये देखा जाए तो सुबह करीब 6 से और 7-8 बजे के बीच में अक्सर होता है। ऐसी परिस्थिति जब दिखाई पड़े
तो यदि आप तालाब पर जा रहे हैं तो आपकी पैर की धमक से यदि मछली अंदर नहीं जाती जी जी, तो उसमें आप समझ लें ऑक्सीजन की या तो समस्या होगी या उन मछलियों में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि की समस्या है, इसलिए ऊपर सतह पर आ करके वो एयर को इंगल्फ करती रहती हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में हमें तत्काल ऑक्सीजन मीटर ले करके तालाब के ऑक्सीजन की मात्रा को माप लेना चाहिए। जी जी। उसके बाद उपाय में हम उस तालाब में बाहर से ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगे, और साथ ही साथ एक पदार्थ होता है जो ऑक्सीफ्लो के नाम से आता है, उसे अगर हम डाल देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीफ्लो जो आप बता रहे हैं किस किस रूप में, मतलब गोलियां भी आती हैं शायद इसकी? हाँ, इसका ये दानेदार होती है दवा, और ये हर जिले में मत्स्य विकास अभिकरण के पास उपलब्ध होती है या वो मंगवा देते हैं। जी जी। इस तरह से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये चेक करना चाहिए कि हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए भी कम हो रही हो कि जो प्रति हेक्टेयर हम 10,000 अंगुलिका संचय की बात करते हैं, उससे ज़्यादा कई बार किसान भाई 20,000 या 15,000 या 25,000 संचय कर देते हैं, तब भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो पहले एक्सपर्ट से जानकारी करने के बाद ही उसमें कोई उपाय प्रारंभ करें। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ ही यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका क्या रोल रहता है, वो कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसमें मछली के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, आप देखते रहें हेलो किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा पूरा वही खाता। सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में मत्स्य पालन को लेकर कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, या फिर आप जल कृषि से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए भी आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक से पहले हमने पीएच के बारे में जाना, तालाब का पीएच कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है कई बार तालाब में, उससे मछलियों को किस तरह का नुकसान हो सकता है, उसे ठीक करने के लिए क्या क्या करें, तकनीकी समाधान भी बताएं, और हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप तकनीक पर खर्च नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा और भी आसान तरीके हैं। इस बीच एक दर्शक है अनिल कुमार, जिन्होंने हमें कॉल किया है प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ फोन लाइन पर है। आइए बात करते हैं। जी अनिल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है? हाँ जी बताइए, सवाल बताएं। अनिल जी आपकी आवाज नहीं पहुंची ठीक से हम तक, फिर से अपना सवाल दोहराइए और नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। मछली पालन करना। मछली पालन आप करना चाहते हैं? हाँ। तो क्या जानना चाहते हैं इसमें आप? इस पे हम मछली पालन पे जो है हम जानकारी चाहते हैं, कैसे कैसे जो है किया जाता है और मछली पालन के लिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं सर। मछली पालन करना चाहते हैं। हाँ, एक हमारे दर्शक हैं अनिल, जिन्होंने जानना चाहे कि मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, प्रयागराज से हैं, तो कैसे करें, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा है। नंदलाल जी हमारे साथ, नंदलाल मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैं। आइए उनका हम सवाल भी सुन लेते हैं और फिर इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं अपने एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार, मैं नंदलाल निषाद मलपुर संडा से बोल रहा हूँ, ब्लॉक रामनगर बाराबंकी से। मेरा सवाल यह है सर
कि सर्दियों में मछलियों को कैसे रख रखाव के लिए बचाया जा सके। नंदलाल जी हमारे दर्शक थे ये उत्तर प्रदेश से। आइए 2 सवाल हो गए हमारे पास। सर एक तो सवाल है अनिल जी का जो कि मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, ये प्रयागराज से हैं। दूसरे दर्शक भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, नंदलाल जी। तो ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों में क्या करें। अभी हमने पहले नंदलाल जी के प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ जी। अभी हमने बताया कि मछली पालन सर्दियों में क्यों सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जी जी। सिर्फ उसका कारण है कि ये सर्दियों में तापक्रम 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, जिससे हमारी मछलियों को दिया गया भोजन पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। और जब मछलियों को भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं हो पाता तो उनको जो भी शरीर की वृद्धि के लिए एनर्जी चाहिए वो आसानी से नहीं मिल पाती और इस तरह से मछलियां बीमार होने लगती हैं। इसी को बचाने के लिए सावधानी रखनी है। सर्वप्रथम यदि सावधानी रखने से हम नहीं बचा पा रहे हैं तो हम ऐसी हार्डी प्रजाति जैसे पंगेसियस या तिलैपिया या हमारी कार्प भी बहुत स्ट्रांग प्रजाति हैं, इनका हम कल्चर करते हैं, सर्दियों में अच्छी तरह से पलती हैं, उनका पालन किया जाए और तालाब में निरंतर ताज़े पानी को डालते रहना चाहिए, जिससे हमारे तालाब का पानी का तापक्रम 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सके। इसके अलावा भी अगर हम कुछ उपाय उसको ढकने का कर सकते हैं तो तालाब का 2/3 भाग टारपुलिन से ढक भी सकते हैं, जिससे सर्दी का प्रभाव उसमें ना पड़े। साथ ही साथ विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि हमें भोजन उतना ही देना है जितने भोजन का इस्तेमाल हो जाए, अन्यथा की स्थिति में वही भोजन नीचे जा करके बेकार हो जाता है और इस तरह से हमारी लागत भी बढ़ती है, हमें उत्पादन में एक समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, हम बहुत अधिक प्रॉफिट में नहीं रह पाते। जी। दूसरा प्रश्न था इनका अनिल जी का मछली पालन से संबंधित। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी एंकर महोदया ने भी बताया कि सबसे अच्छी बात यह है कि मछली पालन के लिए हम ऐसी जमीन का इस्तेमाल करें जहां बहुत अच्छा उत्पादन और अन्य चीज़ों का ना मिल पा रहा हो, यानी अपनी आपके पास जो खराब जमीन हो उसको मछली पालन के लिए उपयोग में लें और उसमें उसकी मृदा की जांच कराएं। हर जिले में मत्स्य विकास अभिकरण होता है, वहां पर मृदा का सैंपल लेकर के और जाना है, वो बता देंगे इसमें कंकड़ पत्थर और इसके अन्य जो एक्वाकल्चर के पैरामीटर्स हैं उनकी स्थिति क्या है। उसके बाद वहाँ पर आप लेआउट बना करके तालाब की खुदाई जेसीबी से कर सकते हैं, वो सस्ता पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में एक पोकलेन मशीन आती है जिससे खुदाई करा करके तालाब बना करके 2 मीटर गहरा तालाब बना लें और 3 चरणों में इसका प्रबंधन करना है। संचय से पूर्व प्रबंधन, तालाब की बॉटम की जुताई करना, पाटा लगाना, उसमें पानी भरना, उसमें गोबर की खाद 15 से 20 टन को 12 किस्तों में बांट लीजिए, किस्त डाल दीजिए। 300 किलोग्राम चूने को आप 12 किस्तों में बांट लीजिए, एक किस्त डाल दीजिए। इसके बाद तालाब को 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, जब मैच्योर हो जाए और उसमें भोजन का उत्पादन प्रारंभ हो जाए, जो जंतु मूल का और वनस्पति मूल का भोजन है उसकी जांच कर लें। जांच करने का सरलतम तरीका है कि एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ हाथ जाल होता है, उसमें 50 लीटर पानी उस तालाब का जिसमें आपने 1 महीने पहले तैयारी की है और ये सारी चीज़ों का उपयोग किया है जिससे जंतु मूल के वनस्पति मूल के भोजन उसमें बढ़े, उसकी नाप कर लीजिए। 50 लीटर पानी छानने के बाद टेस्ट ट्यूब में आप 10-15 बूंद फार्मेलिन या 1 ग्राम नमक डाल देंगे तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसमें हैं वो मरने के बाद नीचे सेटल हो जाएंगे। यदि वो 2 सेंटीमीटर तक हैं तो प्राकृतिक भोजन जो जंतु मूल का और वनस्पति मूल का है आपके उसमें पर्याप्त है। यदि नहीं है तो आपको फिर से यही प्रक्रिया अपना करके उसमें प्राकृतिक जो भोजन होता है जो बहुत रुचिकर होता है जिसको मछलियां बड़े चाव से खाती हैं,
और आप जैसे हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी के साथ एक चम्मच घी पाने के बाद बहुत ही रुचि लेकर खाते हैं, उसी प्रकार से मछलियां प्राकृतिक भोजन करती हैं। और इस प्रकार से तालाब की तैयारी करने के बाद जाल चलाने, उसमें कोई परभक्षी मछली, कोई कछुआ, सांप, मेढक जो प्राकृतिक शत्रु हैं मछलियों के वो ना हो। उसके बाद 10,000 अंगुलिका साइज की मछली आप ले करके कहीं प्रमाणित जगह से उसमें संचय कर दें और मछली पालन का कार्य शुरू करें। संचय के बाद का प्रबंधन है 2 से 3% शरीर के वजन के हिसाब से आपको उनको भोजन देना है। भोजन चाहे आप यूपी एग्रो का बना हुआ लाएं, चाहे लोकल उपलब्ध भोजन ले लें, राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल केक, इनको 1:1 के अनुपात में मिला करके इसमें प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, विटामिन इत्यादि मिला करके खिलाना शुरू करें। और जो भी समस्या आए उसे अपने नज़दीक के एक्सपर्ट से पूछते रहें। इस प्रकार से मछली पालन की शुरुआत आप कर सकते हैं। जी जी, अब एक कॉलर और है, उनका हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, राधे श्याम जी हैं हमारे साथ, सीहोर मध्य प्रदेश से। जी बताएं। जी मैम। हाँ, सवाल बताएं सर। मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने पिछली बार मेरे खेत पे तालाब करवाया, उसमें मछली डाली थी तो बढ़ नहीं पाई, छोटी छोटी रह गई है मैम। अच्छा, ग्रोथ नहीं हुई अच्छी, ठीक है। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है मैम मेरा कि मेरे को ट्रेनिंग करना मछली की तो कहाँ से मिल पाएगी? चलिए, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों ही सर। एक तो ये ग्रोथ की अक्सर हमारे किसानों की तरफ से समस्या आती है, और दूसरा ट्रेनिंग कहाँ से करें, सीहोर से है ये। चलिए, पहले वृद्धि के बारे में बताना चाहूँगा कि यदि हमारा मछली का बच्चा अच्छी जगह से नहीं लिया गया, यानी प्रमाणित जगह से नहीं लिया गया, तो कई बार होता क्या है कि अपरिपक्व मछलियों से प्रजनन करा दिया जाता है। ऐसा अमूमन हमारी सरकारी संस्थाओं के द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया जाता, कई बार अनजाने में या किसी प्राइवेट हैचरी के द्वारा करा दिया जाता है। तो उन बच्चों में इस प्रकार से ग्रोथ की समस्या आती है। जैसे ह्यूमन बेबी के बच्चे को अगर समय से पहले कोई पैदा हो जाता है तो उसे प्रॉब्लम आती है, नर्सरी इत्यादि में रखा जाता है। इसी प्रकार हमारे बच्चे में तमाम प्रकार के विकार आ जाते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे तालाब के जो विभिन्न कारक हैं, जैसे पीएच मान, ऑक्सीजन, इनकी मात्रा की भी जांच करनी चाहिए आपको। हमेशा पीएच मान 7 से ज़्यादा तालाब का अच्छा होता है। यदि इससे कम है तो मछलियों की वृद्धि में समस्या होती है। और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा यदि 7 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर नहीं होती है तब भी इस प्रकार की समस्या आती है। सबसे पहले उस पानी का एक सैंपल लेकर के अपने नज़दीक के मत्स्य विकास अभिकरण पर आप जाएं और उसकी जांच करा लें कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। यदि उसमें कोई कमी है तो उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाए। और मछली में यदि बीमारी के कोई लक्षण दिखते हैं, जैसे मछली लाल होती है या मछली की पूंछ पे कोई सड़न है या मछली के शरीर पे कोई घाव है, तो उसका उपाय उस हिसाब से बताया जा सकता है लक्षणों के आधार पर। रह गई प्रशिक्षण की बात, तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान हैं, जैसे CIFE बॉम्बे, ये मछली विश्वविद्यालय है, मछली विज्ञान का विश्वविद्यालय है। इसी तरह से बॉम्बे में, और इसी तरह से सीफा है, केंद्रीय मीठा जल जीव अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। और यदि आपको झींगा इत्यादि का पालन करना है तो रोहतक में एक सेंटर है, उसमें भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र पर एक मत्स्य विषय विशेषज्ञ होता है जो वैज्ञानिक होता है, उसके द्वारा सारी चीज़ें जानकारी कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं और प्रशिक्षण के लिए इनमें से कोई भी उम्दा जगह चुन सकते हैं। अन्यथा आपके KBK पर, कृषि विज्ञान केंद्र पर भी इस प्रकार का प्रशिक्षण 2 दिवसीय 3 दिवसीय दिया जाता है। और यदि वहाँ नहीं हो रहा है तो मत्स्य विकास अभिकरण पर
जो प्रदेश सरकार का होता है उपक्रम, वहाँ पर निश्चित तौर पे महीने में 2-3 प्रशिक्षण 2-3 दिन के होते हैं। वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद आप मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी सर, एक कॉलर है अतिक कुरैशी जी हैं, रोहतक से इन्होंने हमें कॉल लगाया है। आइए जल्दी से इनका सवाल लेते हैं। जी अतिक जी बताइए क्या सवाल है। मैम, मछली पालन को एफपीओ में शामिल कर सकते हैं? एफपीओ, ठीक है सर। मत्स्य पालन के क्या एफपीओ हो सकते हैं? हाँ, बने हुए हैं। और ये आप अपने मत्स्य विकास अभिकरण जो आपके ज़िले में है वहाँ उनसे संपर्क करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इस प्रकार के तमाम उनके पास अनुदान देने के लिए और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए संगठनात्मक इकाइयाँ हैं। वहाँ से आप जुड़ करके आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं और मछली पालन के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे भारत सरकार की हैं और प्रदेश सरकार की हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। सभी योजनाओं में लगभग 40 से 60%, यदि सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो 40% तक उसको सब्सिडी मिलती है, और SC ST और अन्य वर्ग को 60, महिला को 60% तक सब्सिडी मिलती है। इसका लाभ उठाते हुए आज की तिथि में पूरी तरह से एक संसाधन उपलब्ध है जो मछली पालन में बहुत कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए किसान भाई जिसका लाभ उठा करके अपने जीविकोपार्जन को चला सकते हैं, अपने जीवन के हर कार्य को आसानी से उम्दा तरीके से कर सकते हैं। जी जी सर, एक हमारे पास ईमेल आया है और ये हमारे दर्शक हैं भंवर सिंह राजपूत, उज्जैन मध्य प्रदेश से। तो इनका सवाल है कि मछली पालन करने के लिए ज़मीन के ऊपर बड़ी डाबरी बनाकर क्या उसमें उत्पादन ले सकते हैं, और कौन कौन सी प्रजातियों की मछली ले, उनसे किस तरह का लाभ हो सकता है, और सरकार की भी क्या कोई योजना है जिससे उन्हें सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। तो 2-3 सवाल हैं इनका हम जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहे हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन की, विशेष तौर पर सर्दियों में कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप जल कृषि से जुड़ा हुआ भी कोई प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज का मंच आपके लिए है। इस बीच एक दर्शक है, पहले उनका कॉल ले लेते हैं, और भंवर सिंह जी का ईमेल आया, वो सवाल भी हमने डिस्कस किया, उनका भी हम जवाब लेंगे। राकेश है जिन्होंने शिमला से हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। राकेश जी सवाल बताइए। जी नमस्कार। बताएं। और मेरा एक प्रश्न है कि अगर मत्स्य पालन में उनको कौन कौन सी बीमारियों का ध्यान रख सकता है, मत्स्य पालन कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है? ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं सर जिनका ध्यान रखें? जी 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 चलिए पहले मैं इन्हीं के प्रश्न को ले लेता हूँ। मत्स्य पालन में शरद ऋतु में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इपिज़ूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम होता है, जिसे लाल धब्बे के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भी गिल राट, फिन राट और आर्गुलस की भी समस्या आती है। सर्वप्रथम हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़राब बीमारी मानते हैं एपिज़ूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। इसका लक्षण ये होता है कि मछली दाना खाना बंद कर देती है। अच्छा, ये क्यों? इससे आप पहचान जाते हैं एपिज़ूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम एक फंगल समस्या है। जी जी। तो आप ऐसी समस्या को देखने के बाद उसका उपचार करने के लिए आप यदि तालाब में ये सारी समस्याएं जो 4-5 बीमारियां हमने बताई हैं आती है तो सिफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मीटर गहरे तालाब में 1 लीटर और 2 मीटर गहरे तालाब में 2 लीटर। इसी तरह से अगर आर्गुलोसिस की भी समस्या है तो आर्गुलोसिस के लिए अगर शुरुआती दौर पर हम देखते हैं
तो हम कॉमन साल्ट से भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। एक टब में हम कॉमन साल्ट का घोल बना लेते हैं, उसके बाद मछली को निकाल करके उसमें डिप करते हैं और ये देखा गया है कि जितने भी आर्गुलस हैं उसी टब में छूट करके गिर जाते हैं और वो फिर वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आर्गुलोसिस की भी बीमारी का अच्छे से उपाय हो जाता है। जी, जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सावधानी रखनी है जिससे कि ये बीमारियां ना आने पाएं। जी जी बिल्कुल। और जो हमारे भंवर जी का सवाल था मैं उस पर भी आऊँगी सर, लेकिन हमारे दर्शक हैं डॉक्टर शरद, दर्शकों से कहूँगी अपने कॉल करें। और हमारे दूसरे मेहमान जो डॉक्टर शरद कुमार सिंह वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? बिल्कुल सही तरीके से। शायद ऑडियो की थोड़ी समस्या है। हम सर आप तक फिर पहुंचते हैं। हेलो। हाँ जी सर ठीक है, आगे आपकी आवाज़। सर स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सभी किसान भाइयों। जी जी। तो सर आज हम बात कर रहे हैं जल कृषि की, तो ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये लगातार इसका हम विस्तार देख रहे हैं? जैसा कि आप अब आज के जो वक्ता थे उन्होंने बताया इसके बारे में, मैं भी इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे जल कृषि के रूप में अगर आप देखते हैं तो भारत सरकार की जो निर्यात के माध्यम से 60 से 65 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, जो हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है। और जब भारत का प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है और नीली क्रांति की बात करता है, अपने 7 मिनट के भाषण में 1 मिनट करता है, तो आप स्वयं समझ सकती हैं कि हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात रही हमारा भारतीय स्तर पर मत्स्य उत्पादन जो है 19.5 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है और इसमें 28 मिलियन लोगों की सीधे तौर पर रोजगार इसमें मुहैया हो रहा। और मछलियों में औषधि गुण के साथ साथ पोषण सुरक्षा का है। और जो आजकल जी राम जी का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी रोजगार का भी सृजन होने की मत्स्य पालन और जल कृषि से बहुत सारी संभावनाएं हैं और उनके आजीविका के नए अवसर इससे प्राप्त होंगे। जहाँ तक अभी बात की गई कि मछलियों में रोग के बारे में बात की गई, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया तो उसमें एक और मैं ऐड करना चाहता हूं। जो लाल घाव की बात की उन्होंने, पीडियाट्रिक अल्सरेटिव सिंड्रोम की, तो लाल घाव के लिए हमारे संस्थान राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने एक दवा इजाद की है जिसे ऊओनील कहते हैं। ये मुख्य रूप से कवकी बीमारी है। 1 लीटर का डोज 1 एकड़ के लिए लाभकारी है। अभी हम इसका बाजारीकरण करने के प्रयास में हैं और जैसे ही हो जाएगा तो आम किसानों के लिए उपलब्ध होगा। वैसे हमारे संस्थान के निदेशक को पत्र लिखकर या ईमेल लिखकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे संस्थान ने एक रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप भी डेवलप किया है, तो उससे भी जुड़कर किसान भाई अपने मत्स्य तालाब पर उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जल गुणवत्ता से संबंधित जितनी भी जानकारियां चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लगाकर उस पर अगर करते हैं तो उनको सारी जानकारी मुहैया हो जाएगी। ये गूगल ऐप पर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं किसान। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी जो कई सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो हम उनका जवाब लेंगे आपसे। सुधीर कुमार कश्यप एक हमारे दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमें एक वीडियो सवाल भेजा है। आइए जल्दी से हम सुन लेते हैं। हेलो सर, मैं सुधीर कुमार कश्यप शहादतगंज बाराबंकी से FFPO फेडरेशन का सदस्य हूँ। मैंने ये तालाब मछली के लिए पाला है और मुझे कैसे पालना चाहिए इसकी ट्रेनिंग चाहिए मुझे। जी शरद सर बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो ये बताए हैं कि FFPO के सदस्य हैं और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी करना चाहते हैं बाराबंकी के किसान, तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि भारत वर्ष में बहुत सारे FFPO फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मत्स्य उत्पादक समूह बनाए गए हैं। वो लोग स्वयं भी प्रशिक्षण देते हैं, तो ये जुड़े हुए हैं, तो इन्हें 1 आध दिन का प्रशिक्षण मिलता होगा। उससे 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का प्रशिक्षण लेना हो तो किसी भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के मात्स्यिकी संस्थानों से प्रशिक्षण ले सकते हैं। हम इनके लिए हमारा संस्थान नजदीक है, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, और उसकी एक प्रशिक्षण इकाई यहीं चिन्हट लखनऊ में है। वहाँ पर भी ये अपने FFPO के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जा सकती है। जी उपेंद्र एक दर्शक है उड़ीसा से, जल्दी से उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो उपेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? हाँ हेलो सर। जी बताएं, सवाल बताएं उपेंद्र जी।
हाँ मछली के जमा। हाँ जी, हाँ मछली की बीमार नहीं है पहले से कौन सा दवाई डालना है? सर मछली में दवा, किस समस्या में दवा? मछली की। अच्छा, मछली बीमार हो तो सर किस दवा का इस्तेमाल करें, ये पूछ रहे हैं। अब इन्होंने जैसे बीमारी के बारे में, दवा के बारे में बात की है उड़ीसा के किसान ने, तो सबसे पहले अभी अगले विशेषज्ञ ने मत्स्य जीव की बात की, आर्गुलोसिस की, तो उसमें उसके लिए दवा जो है वहीं के संस्थान, उड़ीसा के ही संस्थान केंद्रीय मीठा जल जीव पालन और संस्थान ने निकाला हुआ है और उन्होंने सुझाव दिए हुए हैं। आइवरमेक्टिन एक दवा आती है जिसको 1 मिलीग्राम 10 किलोग्राम जो आहार है उस पर मिलाकर देने से ये मत्स्य जीव की बीमारी की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही साथ एक और बीमारी आती है जो आजकल बहुत देखी जाती है और किसानों को बहुत नुकसान होता है, लर्निया होती है। जैसे नाभिक जो है एक लंगर रखता है, उसी आकार की ये लर्निया होती है, तो इसके लिए ब्यूटाक्स की सलाह दी जाती है जो 35 मिलीलीटर 3 सप्ताह तक देना है, यानी 105 मिलीलीटर पर हेक्टेयर की दर से देने से इस समस्या का निदान हो सकता है। तो ये औषधि कर सकते हैं। और लाल घाव वाली इपिजैटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम के लिए हमने जो बताया कि वो नील दवा हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, सिफैक्स भी बाजारीकृत हो रहा है तो वहाँ उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी दवाओं का प्रयोग रोग विशेष अनुसार विशेषज्ञ सलाह से कर सकते हैं। ठीक है सर, जो हमारे भंवर सिंह जी सवाल कर रहे थे डाबरी के बारे में पूछा उन्होंने, तो ये दरअसल, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं भंवर सिंह जी, इनका हमारे पास ईमेल आया है और ये एक बार मैं सवाल फिर से खोल लेती हूँ। ये कह रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर बड़ी डाबरी बनाकर उसमें क्या मछली उत्पादन ले सकते हैं, और क्योंकि कम जगह होती है, पानी भी उतना नहीं होता है, तो क्या उसमें कोई विशेष प्रजातियों का इस्तेमाल करें? क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी है? डाबरी मतलब राजस्थान से हैं, तो डाबरी का मतलब क्या मैं तालाब समझूं या क्या समझूं? बावड़ी तो समझूं। डाबरी मतलब सर जैसे तालाब जितने बड़े नहीं है लेकिन पानी संचयन के लिए या फिर पानी के इस्तेमाल के लिए छोटा एक स्ट्रक्चर जैसे बना लिया, उसे पानी भर लिया। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बावड़ी भी राजस्थान में कहा जाता है और अलग जगहों पर अलग अलग है। तो छोटे स्ट्रक्चर जो ये जल संचयन के लिए किए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ बुंदेलखंड का इलाका और राजस्थान का इलाका, तो उसी में क्या ये मछली पालन कर सकते हैं? उसमें भी मछली ये कर सकते हैं। अगर छोटा है तो इसमें अंगुलिकाओं का उत्पादन कर सकते हैं, कार्प मछलियों का या शिशुमीनों का उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ साथ रंगीन मछलियों का भी ये पालन शुरू कर सकते हैं और वो स्वतः कर सकते हैं, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आती है और भारत सरकार भी इसमें बहुत सारे अनुदान उपलब्ध करा रही है। तो इसका अपने राज्य सरकार के माध्यम से ये लाभ उठाकर इसको कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, जो मेरा तालाब में मछली है 2 साल से मछली अभी बांट नहीं रहा है। आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है, आप फिर से सवाल बताइए। नयन जी सवाल फिर से बताएं। मेरा सवाल है, जो तालाब में मछली हमारा 2 साल से है लेकिन वो बांट नहीं रहा है। सर आप समझ पा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो नहीं समझता। मछलियों की बढ़वार नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, मछलियां बढ़ नहीं रही हैं। जी, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इन्होंने ये नहीं बताया कितनी मात्रा में मछलियों का संचय किया है इन्होंने। आप नयन जी हमारे साथ हैं क्या अभी? आप नहीं, अब नहीं है सर, फोन कट गया। इसमें वैसे इनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग वैज्ञानिक लोग जो संस्तुति देते हैं 5 से 10 हजार अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर करते हैं, लेकिन किसान भाई प्रलोभन बस ये सोचते हैं कि ज्यादा मछली हम डाल देंगे तो हमको ज्यादा उत्पादन मिल जाएगा, और लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको 5 से 10 हजार ही डालनी होगी और 10 ग्राम की साइज की मछलियां डालें या उससे बड़ी डालें। छोटी डालेंगे तो नुकसान होने की संभावना होगी। और बढ़वार अगर ज्यादा मात्रा में आपने डाला है तो उससे जो उनको दाना खाना जो दिया जाता है, ऑक्सीजन जो पानी में उपलब्ध होता है तालाब के, उसकी खपत वो मछलियां लेती हैं। इससे एक तनाव होता है
तनाव के कारण मछलियों का बढ़वार जो है प्रभावित होता है और बढ़ नहीं पाती है, तो ये समस्या आती है। इनको सावधानी बरतनी होगी, वैज्ञानिक सलाह अनुसार ही मछली संचय करें। ठीक है सर, अब हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा शायद सर। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ईमेल्स हमारे पास आए हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल तो कर ही सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो कार्यक्रम के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी में मत्स्य पालन की और जल कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से अवसर हैं जिन्हें हमारे किसान, हमारे मछुआरे, मत्स्य पालक अपना सकते हैं। इस बीच एक हमारे पास ईमेल आया है और व्हाट्सएप सवाल भी आया है, पहले हम वो ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं राहुल कुमार, जिन्होंने बिहार औरंगाबाद से ये सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं सर कि मछलियों की वृद्धि के लिए क्या खिलाएं। मतलब इनका कोई ठंड से सवाल नहीं है, ओवरऑल उनकी वृद्धि अच्छी हो इसके लिए क्या खिलाया जाए, क्या उनकी फीड होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। उन किसान भाइयों को ये जानना चाहिए कि मछली भी जीवधारी है और उसके शरीर की भी वैसी ही आवश्यकताएं हैं जैसे हम लोगों के शरीर की हैं। हम ऐसी मछली को संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में मिनरल मिक्सचर, विटामिन, ईस्ट, सभी चीज़ों का कार्बोहाइड्रेट्स बराबर अपनी जो मात्रा संस्तुत होती है वो होती है। इस प्रकार का आहार कई कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार या और अन्य प्रदेशों की सरकार के द्वारा एक फीड तैयार किया जाता है यूपी एग्रो के द्वारा। वो संतुलित आहार होता है और सबसे सस्ता आहार होता है। इस प्रकार से जहाँ भी किसी भी संस्था से संतुलित आहार उपलब्ध हो वो संतुलित आहार मछलियों को दिया जाए और इस प्रकार के आहार के द्वारा ही मछली की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अन्यथा की स्थिति में मछलियाँ मतलब उतनी अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती जहाँ पर सारे अवयव संतुलित आहार के न सम्मिलित हों। चलिए सर, एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक वीडियो मैसेज भेजा है, सवाल भेजा है वीडियो में। आइए सुन लेते हैं उनका सवाल। सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी विकासखंड सूरतगंज गाँव बसोली पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ जो मत्स्य पालन जो इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, ऋतु का मौसम चल रहा है, तो ऐसी दशा में मछलियों को कितना जल हमें देना चाहिए जिससे जो है हमारी मछलियाँ सुरक्षित रहें और हम इतना पानी कितना उसमें भर सकते हैं जिससे हमारी फसल की हम सिंचाई कर सकें और मछलियों को ताज़ा पानी भी मिलता रहे तो मछली से भी फायदा हो और वही जल हमारा बढ़ जाए तो हमारी जो है फसल की सिंचाई भी होती रहे। कभी बिजली नहीं आती है या मान लीजिए कभी घाम नहीं खुला तो सोलर भी नहीं चलते, सिंचाई में बाधित होती तो हमें कितना जल भरना चाहिए, ये जानकारी डॉक्टर साहब आपसे लेना चाहता हूँ। शरद सर, हमारे दर्शक हैं ये नंद स्वरूप जी, इनका सवाल सुना होगा आपने, बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है ये, तो क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए, आपने थोड़ा सुना है तो मैं उसको और क्लियर कर दूँ। जी, ये जानना चाहते हैं कि कैसे पानी का संचयन भी किया जाए, वो जो मछली पालन में पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो सिंचाई में भी कर लिया जाए और जो पानी है वो फ्रेश मछलियों को भी मिलता रहे, तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए?
उसके लिए इन किसान भाइयों को चाहिए कि इनके तालाब के पास नलकूप होना जरूरी है, कि जिससे जो पानी ये निकाल कर अपने खेती के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि तालाब के पानी को एक तरह से अमृत फसलों के लिए कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उसमें घुलनशील मात्रा में होता है, तो अन्य फसलों के लिए वरदान होता है और उनको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में जो प्राकृतिक खेती और कार्बनिक खेती की बात आती है, अपने आप में लाभकारी होती है। और उसके साथ अगर ये फव्वारा विधि या टपक विधि की जो आजकल व्यवस्था है खेती में, जो उस पर भी अनुदान दिया जा रहा है, उससे उसी तालाब को पानी को बूंद बूंद अपने जैसे औद्यानिक फसलों के लिए, जैसे फलदार वृक्षों के लिए अगर उपयोग करेंगे तो वो भी लाभकारी होगा और घुलनशील होगा। 2 मीटर गहरा तालाब का पानी है, तो उसमें अगर 20% तक भी पानी अपनी खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं और पुनः जो निकाला गया पानी है उसको भराई करते हैं नलकूप से। और आजकल सरकार नलकूपों के लिए भी सोलर पंप के द्वारा अनुदान लेकर आई है और विभिन्न राज्य सरकारें इसमें 60 से 90% तक अनुदान दे रही हैं, तो इसका भी लाभ वो ले सकते हैं और अपने मत्स्य तालाब के पास वो खेती वाली जगह पर उसको कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुसुम योजना काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रही है। जी जी बिल्कुल। सर आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक थे काफ़ी सारे सवाल पूछे थे उन्होंने अपने वीडियो में। मैं किसान भाइयों से अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम शरद ऋतु में अच्छा मछली उत्पादन लेने के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का इस्तेमाल करें, जिसमें निरंतर हम अपने तालाब की मॉनिटरिंग करते रहें और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत जिम्मेदारी से उस प्रैक्टिस को करें और बिना विशेषज्ञ की सलाह के, विशेष तौर पर शरद ऋतु में कोई अपने मन से किसी प्रकार का एप्लीकेशन वहाँ ना करें और संतुलित आहार की मात्रा उतना ही दें जितना मछलियाँ इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस समय पाचन बहुत अच्छा नहीं होता है, जिससे कि उनके तालाब में किसी प्रकार का रोग विकार इत्यादि का प्रकोप ना हो। और अंत में ये कहना चाहेंगे कि सावधानी जो ट्रीटमेंट होता है उससे बहुत अच्छी होती है। सावधानी में जैसे संस्तुत की गई मात्रा जो बताई की गई है, संस्तुत की गई चूने की मात्रा, इसी प्रकार के गोबर की खाद की मात्रा, किसी भी चीज का अधिक होना किसी न किसी प्रकार की समस्या को उत्पन्न कर देगा, खास करके ठंडियों के मौसम में, क्योंकि तापक्रम बहुत कम होता है और मछलियों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे घट जाती है। तो कृपया वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार ही मत्स्य पालन करें, जिससे अधिक से अधिक आपको मुनाफा मिल सके। जी। और डॉक्टर एस.के. सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जी, तो सर जैसे आपने बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई और हमें पूरी आशा है कि जो जानकारी आपने दी है उससे हमारे दर्शकों को, वो किसान मछुआरे जो कि मछली पालन से जुड़े हुए हैं या फिर युवा जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा, आइए जल्दी से डालते हैं उस पर नजर। ये हो गया हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ। पीएम किसान फसल बीमा के माध्यम से किसानों को लाभ, ये हमारा अगला विषय है, अगले अंक का विषय है। अगर आपके कोई सवाल हैं और अगर आप अपने सवाल हमें कॉल करके बता सकते हैं और चाहें तो इस नंबर पर नोट कर लें आप 8800520717। इस पर अपना वीडियो भेज सकते हैं। जैसे कि कुछ दर्शक थे हमारे, उन्होंने अपना वीडियो बनाया और जब आप वीडियो बनाए तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कहें, जहाँ भी वीडियो बनाए वहाँ पर रोशनी पूरी हो और अपने सवाल हम तक भेजें। आप चाहे तो वीडियो अपने ईमेल भी कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और हमारा कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें, जिस पर कॉल करके अपने सवाल भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच इस पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। चलते चलते एक और जानकारी दे दें, जो स्क्रीन पर अभी आप QR कोड देख रहे हैं, इसे अगर आप अभी स्कैन करेंगे तो आप हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हेलो किसान के अगले अंक में अगले विषय और विशेषज्ञों के साथ फिर होगी
आपसे मुलाकात। आप अपने वीडियो मैसेज भेजना ना भूलिएगा और अपने सवालों के साथ रहे तैयार। नमस्कार। जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड